नमस्कार छात्रों, पिछले लेक्चर तक हम प्रश्न पत्र क्रमांक 8 सत्र क्रमांक 4 के लिए अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग, इसमें से दूसरी जो इकाई है अनुवाद की समस्याएं, उसको हमने शुरू किया है। और उसमें मैंने सर्वप्रथम आपको ये बताया कि किसी भी प्रकार की अनुवाद की सामग्री को लेकर जो समस्याएं उभरती है वो सभी समस्याएं जो है उस संबंधित क्षेत्र अथवा विषय को लेकर अलग अलग हो सकती है। अनुवादकों ने या इस क्षेत्र के जो विद्वान हैं इन्होंने इन समस्याओं को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुवाद की समस्या हम ये कह नहीं सकते कि निश्चित संख्या में इतनी ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने अध्ययन की सुविधा के लिए वहाँ पे अनुवाद की जो समस्याएं बताने की कोशिश की है। उन्होंने मुख्यतः 3 भागों में उसको वर्गीकृत किया है। और इसमें से पहला भाग जो है हमने देखा कि भाषागत या भाषाजन्य समस्याएं वो लगभग सभी प्रकार की अनुवाद की सामग्री से संबंधित समस्याएं वहाँ पे आ जाती है। और दूसरा जो भाग उन्होंने बताया वो है वर्गीकरण बताया वो है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। ये भी एक संबंधित सामग्री के आधार पर समस्याएं उभरती है। और तीसरी प्रकार का जो वर्गीकरण उन्होंने बताया वो है अन्य समस्याएं, अर्थात भाषा के अलावा और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अलावा जो समस्याएं उभरती है वो अन्य समस्याओं के अंतर्गत उन्होंने रखा है। हमने पिछले लेक्चर में भाषिक समस्याएं कौन कौन सी है, भाषाजन्य समस्याएं कौन कौन सी है, उसको थोड़ा सा हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की, उसको उदाहरण सहित हमने देखने की कोशिश की। इसमें पहले हमने ध्वनि की समस्या को देखा, उसके बाद शब्दों की समस्याओं को देखा। और इसमें भाषागत समस्याओं में रूप अर्थात पद को लेकर वहाँ पे समस्याएं निर्माण होती है, वाक्य को लेकर समस्याएं निर्माण होती है, अर्थ को लेकर समस्याएं निर्माण होती है, शैली, लिंग, वचन, मुहावरे, प्रतीक, कहावतें, बिंब, अलंकार, छंद, ये सभी प्रकार की समस्याएं जो है भाषिक या भाषाजन्य समस्याओं के अंतर्गत उनको रखा जाता है। हम अगर इसको विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा समय यहाँ पे खर्च होगा। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये सभी प्रकार की जो भाषाजन्य समस्याएं हैं, आगे जो हम क्षेत्रों के आधार पर समस्याएं देखने वाले हैं उसका वहाँ पे जिक्र अपने आप होने वाला है। तो उसकी पुनरावृत्ति न करते हुए मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारे पाठ्यक्रम में जो दिए हुए जो समस्याएँ हैं उसको बताते समय या उनको स्पष्ट करते समय ये भाषिक समस्याएं या भाषाजन्य समस्याएं, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, ये हमारे सामने अपने आप आने वाली है, उसका स्पष्टीकरण अपने आप आने वाला है। तो हम वहाँ पर ही उसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज जो है पहली जो समस्याओं को लेकर बात कही गई है वो है साहित्यिक अनुवाद की समस्याएं। इसको लेकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अर्थात साहित्यिक अनुवाद की समस्याओं को लेकर अगर बात की जाती है तो वहाँ पे ये सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, अन्य समस्याएं, सभी प्रकार की समस्याएं साहित्यिक अनुवाद के समस्या में यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके संदर्भ में विद्वानों के क्या विचार है उसको भी थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए, साहित्य के अनुवाद के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के अनुवाद साहित्य का अनुवाद होता है। विशेषतः पद्य साहित्य का अनुवाद और दूसरा गद्य साहित्य का अनुवाद। अर्थात पद्य साहित्य अर्थात कविताएं, दोहे, पद या फिर शेर व शायरी, गज़ल, ये सभी जो आते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, ये सभी के सभी साहित्य के प्रकार जो है वहाँ पे पद्य साहित्य के अंतर्गत आएंगे। और कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सभी जो आते हैं वो गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। मूलतः गद्य का अनुवाद में अनुवाद गद्यानुवाद कहलाता है और पद्य का अनुवाद पद्यानुवाद कहलाता है, हम तो ये जानते हैं। और दूसरी भाषा में गद्य के रूप में अनुवादित करना यानी गद्यानुवाद है। इसको और आसान तरीके से समझ सकते हैं कि गद्य का गद्य के रूप में अनुवाद करना गद्यानुवाद है, पद्य का पद्य के रूप में अनुवाद करना पद्यानुवाद है। तो इन दोनों में से गद्य रचना के अनुवाद में या पद्य रचना की तुलना में गद्य रचना के अनुवाद में ज़्यादा हमें आसानी महसूस होती है। विशेषतः यहाँ पे ये बात कही गई है। देखिए, गद्य रचना को पद्य में और किसी पद्य को गद्य में अनुवादित जब किया जा रहा है यहाँ तक कि एक ही भाषा की किसी गद्य रचना के नाटक के रूप में अथवा
या काव्य रूप में अनुवाद किए जा रहे हैं, किंतु अनुवाद कहने की अपेक्षा विधांतरण कहना अधिक उपयुक्त होगा। मतलब क्या होता है कि देखिए, एक नाटक का किसी दूसरे कहानी में या किसी कहानी का दूसरे नाटक में विधांतरण, उसको अनुवाद जब कहेंगे तो उसको विधांतरण कहते हैं। विधांतरण मतलब एक विधा से दूसरी विधा में उसको लेके जाने की जो कवायद होती है, तो वो अनुवाद के बजाय वो विधांतरण में होती है। अर्थात इसमें मूलतः अंतरण विधा में होता है। मतलब विधा में मतलब वो रचना मूलतः लिखी गई है कहानी में, और उसके ऊपर नाटक अगर बन रहा है तो वो पूरा जो अंतरण चलता है वो विधा के अंतरण के रूप में वहाँ पे चलता है। तो इसको विधांतरण के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। भाषा में अंतरण हो न हो, परंतु विधा के अंतरण के कारण इसे गद्य की अपेक्षा विधांतरण अनुवाद कहना भी समीचीन लगता है। मतलब हम उस सामग्री का अनुवाद किस रूप में अनुवाद करते हैं उसको लेकर भी ये अनुवाद क्या कहेंगे उसको, ये बात सामने आती है। परंतु यदि एक भाषा की गद्य रचना को दूसरी भाषा में उसी विधा के रूप में अनुवादित किया जाता हो तो उसे गद्यानुवाद कहते हैं। मतलब मराठी की कहानी है, उसको हिंदी में अगर मराठी की कहानी को हिंदी की कहानी में अगर अनुवादित कर रहे हैं तो उसको हम गद्यानुवाद कहेंगे। अर्थात ये गद्यानुवाद और पद्यानुवाद, ये दोनों जो प्रकार के अनुवाद है वो दोनों के दोनों साहित्यिक अनुवाद के अंतर्गत वहाँ पे आ जाते हैं। और उसके अंतर्गत जो समस्याएं उभरती है इसको हमें थोड़ा सा इसमें देखना है कि देखिए क्या होता है। गद्यानुवाद या साहित्यिक अनुवाद में जो समस्याएं आती है वो कौन कौन सी है, इसका विवेचन करने से पहले याद रखना होगा कि गद्यानुवाद पद्यानुवाद की समस्याओं के बीच में निश्चित रूप से विभाजन रेखा खींचना और दोनों की समस्याओं को खाने में बांटना असंभव है। मतलब ये पद्यानुवाद की समस्याएं हैं और ये गद्यानुवाद की समस्याएं हैं, ऐसा हम उसको अलग नहीं कर सकते या उसको खाने में नहीं बांट सकते। अनुचित, और ऐसा करना अनुचित भी है, क्योंकि जो समस्याएं गद्य के अनुवाद में उपस्थित होती है लगभग वही समस्याएं पद्य के अनुवाद में भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी, अथवा न के बराबर भी वहाँ पे होती है। इस तरह कोई नियम स्थापित नहीं किया जा सकता कि ये पद्यानुवाद की समस्या है और ये गद्यानुवाद की समस्या है। तो मूलतः दोनों प्रकार की रचनाओं में सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत आने के कारण, या दोनों प्रकार की गद्य की रचनाएं और पद्य की रचनाएं दोनों भी जो है सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत आने के कारण उनमें अनुवाद में उनके अनुवाद समान हो या भिन्न, किंतु कठिनाइयाँ अवश्य आती है। देखिए उनके अनुवाद समान हो या भिन्न हो, उससे ज़्यादा कठिनाइयाँ जो आती है वो अवश्य आती है, ऐसा उनको कहना है। इस संदर्भ में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का एक कथन है, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। वो क्या कहते हैं, देखिए, यो तो सभी प्रकार के सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद कठिन होता है, किंतु कठिनाई की सभी की कठिनाइयाँ समान नहीं होती। मतलब सृजनात्मक साहित्य का, सृजनात्मक मतलब नए तरीके से, मतलब लेखक जब कोई कविता लिखता है, जब कोई कहानी लिखता है, कोई नाटक लिखता है, तो ये उसके द्वारा उसके प्रतिभा पर लिखा गया नवीनतम नाटक या नवीनतम वो रचना होती है, इसलिए उसको सृजनात्मक साहित्य कहा जाता है। तो भोलानाथ तिवारी मानते ये है कि सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद करते समय वो कठिन अवश्य होता है, लेकिन सभी कठिनाइयाँ एक समान वहाँ पे नहीं होती। आशय यह है कि गद्य तथा पद्य के अनुवाद में आने वाली समस्याओं को भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की तरह रेखा खींचकर विभाजित करना संभव नहीं है। मतलब एक उदाहरण देकर वो समझाते हैं कि ये गद्य के अनुवाद की समस्या है और ये पद्य के अनुवाद की समस्या है, इनके बीच में विभाजन रेखा खींचकर इसको स्पष्ट करना संभव नहीं है, ऐसा उनको कहना है। क्योंकि कुछ समस्या ऐसी होती है जो केवल पद्य में मिलती है। अर्थात पद्य के अनुवाद के संदर्भ में अगर बात की जाती है तो पद्य में कुछ अलग ही समस्या वहाँ पे आती है जो विशेषता पद्य के अनुवाद में मिलती है, और गद्य में नहीं तो कुछ गद्य पद में भी मिलती है। अर्थात वो समस्याएं भले ही गद्य में नहीं मिलती हो, लेकिन गद्य पद्य के अनुवाद में ये अपने अपनी विधा के आधार पर वो समस्याएं मिलती है। कभी कभी एक ही समस्या दोनों में भी समान रूप से मिल सकती है। मतलब एक ही प्रकार की समस्या गद्य और पद्य में भी दोनों समान रूप से वहाँ पे मिल सकती है। अतः दोनों के अनुवाद की समस्याएं न तो पूर्णतः एक मिलती है और न ही पूर्णतः भिन्न मिलती है। मतलब इसको हम कह नहीं सकते
कि दोनों प्रकार के अनुवाद की समस्याएं पूर्णता भिन्न है और पूर्णता एक जैसी है। यहाँ एक और बात उल्लेखनीय है कि वह यह कि अनुवाद का भाषा वैज्ञानिक पक्ष, ये जो भाषा वैज्ञानिक पक्ष है, ये साहित्यिक अनुवाद में आने वाली समस्याओं का पर्याप्त विवेचन उसमें आ जाता है। अतः यहाँ गद्यानुवाद में उन समस्याओं को विस्तार से हम देखेंगे और उसकी पुनरुक्ति भी वहाँ पे होगी। इसलिए गद्यानुवाद की समस्याओं का यहाँ मात्र उल्लेख करके आगे बढ़ते हैं। मतलब गद्यानुवाद को और पद्यानुवाद को अगर अलग अलग इनकी समस्या एक के नीचे एक या क्रमबद्ध रूप से रखेंगे तो उसकी में पुनरावृत्ति हो सकती है। इससे बचने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ गद्य के अनुवाद की समस्याएं यहाँ पे देखेंगे और वहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या कुछ हद तक गद्य में भी आती है और कुछ हद तक पद्य में भी आती है। तो इन समस्याओं का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। तो गद्य अनुवाद में प्रायतः निम्न प्रकार की समस्याएं उभरती है। तो पहली समस्या है, देखिए, शब्द स्तर की समस्या। शब्द स्तर की समस्या से तात्पर्य यह है कि मूल रचना में जो भी कुछ शब्द मूल लेखक ने लिखे हैं उसके समान ही या उसके समतुल्य शब्द लक्ष्य भाषा में मिलना, ये भी एक बड़ी समस्या वहाँ पे आ जाती है। अर्थात शब्द स्तर की समस्या ये सामान्य समस्या है जो अनुवाद के संदर्भ में देखने को मिलती है। दूसरी समस्या है गद्य के या साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में, वो है ध्वनि स्तर की समस्या, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अंग्रेजी और हिंदी के सामग्री का अनुवाद हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ट ठ की जो ध्वनियाँ हैं तो किस प्रकार से इसमें अंतर आ जाता है, उसका लिप्यंतरण करते समय समस्या उभरती है। तो ये ध्वनि स्तर की समस्या भी एक साहित्यिक अनुवाद की समस्या के रूप में देखा जाता है। पहली हमने देखा शब्द स्तर की समस्या है, दूसरा ध्वनि स्तर की, तीसरा रूप स्तर, इसको पद स्तर की भी समस्याएं कह सकते हैं। रूप स्तर से तात्पर्य यह है कि वाक्य की आवश्यकता के अनुसार, भाषा की आवश्यकता के अनुसार उस शब्द में जो भी कुछ परिवर्तन आता है और व्याकरणिक नियमों के आधार पर वो शब्द काल के आधार पर या लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर जिस रूप में तब्दील होता है या परिवर्तित होता है, तो वो उस प्रकार की भी समस्याएं यहाँ पे रूप स्तर पर देखने को मिलती है। तो अनुवादक ने यहाँ पे ये समायोजन लाना जरूरी होता है कि मूल रचना में बहुवचन के कारण या लिंग के कारण ये वहाँ पे रूप निर्माण हुआ है, तो उसके लिए लक्ष्य भाषा में उसके लिए समान रूप कौन सा रहेगा, इस प्रकार से भी ये समस्या आती है। अगली समस्या आती है वाक्य स्तर की समस्या। देखिए, वाक्य स्तर की समस्या का तात्पर्य यह है कि मूल रचना या स्रोत भाषा में जिस प्रकार के वाक्य लिखे जाते हैं उन वाक्य लेखन की आधार पर वहाँ पे बहुत बार अर्थ की वहाँ पे स्पष्टता सामने आती है और उसके आधार पर अगर उसका अनुवाद किया जाता है तो वो वहाँ पे सही बन जाएगा। लेकिन अनुवादक ने मूल में प्रस्तुत हुए वाक्यों के भाव को अगर नहीं समझा है, अगर वो उसका अनुवाद कर देता है, उदाहरण जहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य है उसको अगर अनुवादक ने सामान्य वाक्य के रूप में अगर उसका अनुवाद कर दिया तो वहाँ पे मूल रचना के भाव में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये भी एक समस्या जो है वाक्य स्तर की समस्या वहाँ पे साहित्यिक अनुवाद में देखने को मिलती है। अगली समस्या है पांचवी, अर्थगत अर्थात अर्थ अभिव्यंजना स्तर की समस्या। अर्थात अर्थगत समस्या से तात्पर्य यह है कि बहुत बार हमने देखा कि दोनों भाषाओं में, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में शब्द लगभग वही है, लेकिन भाषा में जब वो शब्द हिंदी में अलग और मराठी में अलग अर्थ देते हैं तो अर्थ स्तर पर वहाँ पे जो परिवर्तन आता है उसके कारण भी वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं उभरती है। जो मैंने उदाहरण आपको बताया था कि एक उदाहरण हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस प्रकार उदाहरण में जो बताया था उसका उदाहरण एक चिक्र और एक बार करता हूँ कि संधि शब्द कहते हैं। संधि शब्द मराठी में भी है और हिंदी में भी है। तो संधि शब्द का अर्थ जो है हिंदी में समझौता है और मराठी में उसका अर्थ अवसर है। तो ऐसे समय में अनुवादक ने वहाँ पे उस शब्द के भाव को या उस प्रस्तुत हुए वाक्य को अगर अर्थ के स्तर पर नहीं समझा है तो ये अर्थगत समस्या वहाँ पे निर्माण होती है। अगली समस्या साहित्यिक अनुवाद की ये है कि वह है शैली को मूलवत बनाए रखने की समस्या। शैली को मूलवत बनाए रखने की समस्या मतलब क्या है कि मूल रचनाकार, स्रोत भाषा का जो लेखक है वो अपने तरीके से रचना को लिखता है, अपने स्टाइल से लिखता है, अपने ढंग से लिखता है।
और अनुवादक के सामने ये चुनौती होती है कि मूल लेखक के समान ही उसके अभिव्यक्ति पक्ष को वहां पे बरकरार रखना, ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती का काम होता है और ये भी एक समस्या के रूप में सामने आता है। तो अगली समस्या है प्रतीक के सही संप्रेषण की समस्या। मूल रचनाकार या मूल लेखक बहुत बार जिन प्रतीकों का इस्तेमाल करता है वह प्रतीक लक्ष्य भाषा में मिलेंगे ही ऐसा नहीं हो सकता, या मिलेंगे तो उसी भाव के रूप में मिलेंगे, इसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह बना रहता है। तो इसलिए जो प्रतीक चिन्ह अपनाए जाते हैं या प्रतीक के रूप में जो उपमान लगाए जाते हैं वो दोनों भाषाओं में समान मिलेंगे ऐसा कह नहीं सकते। तो ये भी एक चुनौती है, ये भी एक समस्या है, अर्थात प्रतीक के सही संप्रेषण की समस्या साहित्यिक अनुवाद में देखने को मिलती है। अगली समस्या है बिंब के सही संप्रेषण का संप्रेषण की समस्या। बिंब के सही संप्रेषण की समस्या मतलब क्या है कि मूल रचनाकार या मूल लेखक जब अपनी बात संकेत के रूप में या एक सांकेतिक भाषा के रूप में अगर कुछ बात कहना चाहता है वहां पे लिख देता है, और वही सांकेतिक बिंब जो है अनुदित पाठ में अगर अनुवादक ने उसको नहीं समझा तो वह अनुदित पाठ का जो पाठक है उस बिंब तक नहीं पहुंच पाता। तो ये बिंब के संप्रेषण मतलब मूल रचना से उसको लक्ष्य भाषा में उसको लेके आने की समस्या वहां पे बनी रहती है। अगली समस्या है मिथकीय संदर्भ के अंतरण की समस्या। अभी मिथकीय संदर्भ क्या होते हैं? मिथक जिसको कहा जाता है, जो मिथ्या उसको कहते हैं। मिथक से तात्पर्य है कि हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं, धारणाएं जो है हम उसको सिर्फ मान्य करते आए हैं। पहले हमारे पूर्वजों ने उसको बताया, हमने उसको जैसा कि वैसा ग्रहण किया, उसके लिए तार्किकता के आधार पर या कार्य कारण भाव के आधार पर हमने उसको कभी समझने की कोशिश नहीं की। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे मिथक बने हुए हैं कि जिसको हम हमारे पूर्वजों ने बताया इसलिए हम आज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे प्राचीन काल के इतिहास में या प्राचीन समय में जितना भी साहित्य लिखा गया है इसमें ऐसे बहुत सारे वर्णन आ गए हैं कि जिसको हम मिथक के तौर पर वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मिथक जो है एक प्रकार से उसके लिए कोई भी तार्किकता काम नहीं करती, उसके लिए कोई भी कार्य कारण भाव काम नहीं करता। कि ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो वहाँ पे इतने सैन्य बल था कि हजार लाखों की तादाद में वहाँ पे सैन्य बल और वो जो पशु बल था, हाथी घोड़े वगैरह, उसका जो जिक्र किया गया। ये मिथकीय संदर्भ जब आ जाते हैं तो ये मिथकीय संदर्भ लक्ष्य भाषा में लाना, इसके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या उभरती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे कि हिंदी में जो भी कुछ ग्रंथ लिखे गए, रचनाएं लिखी गई है, उसमें बहुत सारे ऐसे मिथक आ जाते हैं और उन रचनाओं को जब हम अंग्रेजी में लेके जा रहे होते हैं तो अंग्रेजी में लेके जाते समय अगर उस परिवेश में या अंग्रेजी में उस प्रकार के मिथक मौजूद नहीं है तो वो संप्रेषण की समस्या वहाँ पे बनी रहती है। तो ये मिथकीय संप्रेषण या मिथकीय संदर्भ जो है उसके अंतरण की जो समस्या यहाँ पे आ जाती है और ये भी एक साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में समस्या के रूप में उभरती है। अगली साहित्यिक अनुवाद की समस्या ये है अलंकारिक अभिव्यक्ति के अंतरण की समस्या। बहुत बार लेखक कवि जो होते हैं अपनी रचना को अलंकारिक ढंग से सीधे सीधे कहने की बजाय थोड़ा सा उस भाषा को सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, अर्थात उसमें अलंकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो ऐसे समय में अनुवादक के सामने ये अलंकारिक जो प्रवृत्ति है या अलंकारिक जो स्थिति है उसको संप्रेषित करना या उसका अंतरण करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ पे आ जाती है। तो ये भी अलंकार की अभिव्यक्ति की समस्या वहाँ पे देखने को मिलती है। अगली समस्या है पुनरुक्ति के लाघव के अंतरण की समस्या। पुनरुक्ति के लाघव मतलब कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मूल लेखक ने जो है अपनी रचना में एक ही घटना को लेकर अनेक ढंग से वहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की होती है। तो ऐसे समय में अनुवादक ने पुनरुक्ति से बचने के लिए अगर उस घटना के संदर्भ को बार बार वहाँ पे अगर कम किया या प्रस्तुत नहीं किया तो उसकी लघुता या लाघवता की समस्या निर्माण हो सकती है। तो ये पुनरुक्ति के लाघव के अंतरण की समस्या भी वहाँ पे एक महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है। अगली समस्या है शीर्षक की गरिमा को बनाए रखने की समस्या।
बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी कहानी का अनुवाद हो गया है, लेकिन उसके जो शीर्षक होते हैं, उन कहानियों के जो नाम होते हैं, वो नाम बहुत बार उसकी गरिमा को स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती जो है अनुवादक के सामने होती है। उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि मराठी की एक आत्मकथा है बलूत नामक, जिसको लिखा है दया पवार जी ने, और हिंदी में उसका अनुवाद जो है अछूत नाम से डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने किया है। तो यहाँ पे बलूत एक शीर्षक है मराठी रचना का और अछूत ये शीर्षक है हिंदी रचना का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बलूत की गरिमा एक विशिष्ट सामाजिक संदर्भ में है और अछूत की भी जो गरिमा जो है एक विशिष्ट परिवेश में या विशिष्ट व्यवस्था के लिए वो शब्द प्रचलित है। तो ये जो शीर्षक की गरिमा स्थापित करने की जो चुनौती है, ये भी एक समस्या जो है साहित्यिक अनुवाद में देखने को मिलती है। उसी प्रकार अगली समस्या है संक्षिप्तियों के संप्रेषण की समस्या। संक्षिप्तियों के संप्रेषण मतलब क्या है कि बहुत बार बहुत व्यापक तरीके से लिखे गए वर्णन को हमें संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है। तो संक्षेप में प्रस्तुत करते समय अनुवादक को ये ध्यान रखना होता है कि उसमें से अनावश्यक बातों को छोड़ना है, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को उसको छोड़ते समय अगर वहाँ पे छोड़ दिया तो ये भी एक समस्या वहाँ पे निर्माण हो सकती है। तो संक्षिप्तियों के संप्रेषण की समस्या साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में वहाँ पे देखने को मिलती है। उसी प्रकार कहावतों लोकोक्तियों के पर्याय की समस्या। देखिए मराठी में जो कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, लगभग वैसी की वैसी हिंदी में मिलेंगी ऐसा कह नहीं सकते, या हिंदी में जो है उसके लिए अंग्रेजी में मिलेंगी कह नहीं सकते। ये भी एक समस्या जो है भाषिक स्तर पर हम देखते हैं कि साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में लोकोक्ति और कहावतों के संदर्भ में यहाँ पे ये समस्या आती है। अगली समस्या आती है मुहावरों के सही पर्याय की समस्या। मुहावरे मतलब कहावतें, मुहावरे प्रत्येक भाषा के अपने अपने विशिष्ट तत्व होते हैं, और मराठी में जो मुहावरे हैं लगभग वैसा ही मुहावरा हिंदी में मिलेगा कह नहीं सकते, या कोई भी स्रोत भाषा में आया हुआ मुहावरा लक्ष्य भाषा में मिलेगा ही ऐसा कह नहीं सकते। इसलिए मुहावरों की भी समस्या जो है वहाँ पे साहित्यिक अनुवाद में देखने को मिलती है। अगली समस्या आती है आंचलिकता से संबंधित समस्या। आंचलिकता से तात्पर्य क्या है कि ऐसे विशिष्ट प्रदेश जहाँ पे हम जिसको आदिवासी इलाका वगैरह के जो कहते हैं, उस आंचलिकता में प्रयुक्त होने वाले या उस वातावरण में या उस वातावरण का जो चित्रण किया होता है, उसका चित्रण अगर हम अनुदित पाठ में करना चाह रहे हैं तो उस चित्रण को बखूबी वहाँ पे लाना, उसका संप्रेषण करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ आदिवासी इलाका जो है, चंद्रपुर वगैरह जो है, गढ़चिरौली वगैरह जो है, वहाँ का जो आंचलिक परिवेश है उसको जैसा कि वैसा अनुदित पाठ में स्थापित करना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती जो है या समस्या वहाँ पे आती है। अगली समस्या है सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर की समस्या। मराठी भाषी समाज में अपनी सामाजिक प्रथाएं अलग है, सांस्कृतिक प्रथाएं अलग है, वही अंग्रेजी भाषी समाज में वहाँ पर की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति अलग है। तो इनके समायोजन को लेकर भी यहाँ पे ये समस्याएं उभरती है। अगली समस्या है रसात्मक एवं कलात्मक भाषा अभिव्यक्ति की समस्या। रसात्मक और कलात्मक भाषा अभिव्यक्ति की समस्या, इसका मतलब ये है कि मूल लेखक अपने प्रतिभा के बल पर अत्यंत रोचक ढंग से, रसात्मक तरीके से और कलात्मक ढंग से अपनी रचना को प्रस्तुत करता है। अगर अनुवादक में वो प्रतिभा है, वो क्षमता है, वो उतना अनुभव है, तो वो कलात्मकता और रसात्मकता वो जैसे कि वैसे अनुदित पाठ में लाने की कोशिश करेगा या लाने में वो सफल होगा। अगर अनुवादक के पास वो गुण नहीं है, वो प्रतिभा नहीं है, तो ये समस्या जो है वहाँ पे निर्माण होती है कि वो कलात्मकता, वो रसात्मकता अनुवादित पाठ में लाने की। अगली समस्या है कोश ग्रंथ के अधिकार की समस्या। कोश ग्रंथ के अधिकार की समस्या क्या है? देखिए, कोश ग्रंथ के अभाव या अनुपलब्धता की समस्या। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कोश जो है कम अधिक मात्रा में मौजूद है। इस वजह से भी संदर्भ स्तरीय या सांस्कृतिक कोश, ये जो कोशों के जो प्रकार मिलते हैं, ऐसे कोशों की अनुपलब्धता के कारण भी वहाँ पे समस्याएं बनी रहती है। अर्थात अनुवादक जब अनुवाद करने के लिए लेता है तो वहाँ पे बहुत सारे कोशों की आवश्यकता होती है। अगर अनुवादक के पास वो कोश उपलब्ध नहीं है तो वो समस्याएं वहाँ पे आती है। अगले अनुवाद की समस्या ये है कि साहित्यिक अनुवाद की, वो है अनुवाद के अधिकार की समस्या। अनुवाद के अधिकार की समस्या मतलब
अनुवादक के पास वो अनुवाद करने की जो कला है या वो जो कौशल है वो प्रत्येक अनुवादक के पास होना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ भाषा का अंतरण मात्र अनुवाद नहीं है, भाषा के अंतरण के साथ साथ उसमें मौजूद जो कलात्मकता है, उसमें मौजूद जो भावाभिव्यक्ति है, उसमें मौजूद जो अभिव्यक्ति पक्ष है, उसको जैसा कि वैसा स्थापित करना, ये भी एक अनुवाद का बहुत बड़ा काम होता है। और जिस व्यक्ति का इस अनुवाद पर अधिकार होता है वही व्यक्ति वो आसानी से कर सकता है। अन्यथा अनुवाद के ऊपर आपका अगर अधिकार नहीं है तो आप उसको समस्या के तौर पर, ये समस्या आपके सामने आती है। और प्रकाशन के अधिकार की समस्या, अनुवाद के अधिकार की समस्या मतलब क्या है? देखिए, वहाँ पे मूल रचनाकार की रचना का अनुवादक करता है तो वो अनुवादक अपने नाम से उस रचना को वहाँ पे प्रकाशित नहीं कर सकता। तो वहाँ पे मूल रचना का जैसे कि वैसे नाम देना होता है और उसके आधार पर अनुवादक के तौर पर अनुवादक का नाम वहाँ पे आता है। तो अधिकार की भी एक समस्या वहाँ पे बनी रहती है। और प्रकाशन के अधिकार की समस्या, मूल रचनाकार की अगर सहमति है, उनका समर्थन है, तभी अनुवादक जो है उसने जो अनुवाद किया है उसको प्रकाशित कर सकता है। तो ये भी एक समस्या उस प्रकार से बनी रहती है। तो इस तरह से लगभग 20-21 प्रकार की समस्याएं जो है साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में उभरती है। हमारे लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। तो ये साहित्यिक अनुवाद की समस्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अगले लेक्चर में हम अगली जो समस्याएं हैं, कार्यालयीय अनुवाद की समस्या, उसको देखेंगे। और तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।